दोस्तों, मेरा नाम विवेक है और मैं अल्कोहलिक हूँ। हाय विवेक भाई। ईश- ईश्वर की हाय विवेक कृपा से। भाई। हेलो जी, हेलो। हाय विवेक भाई। हेलो जी। ईश्वर की कृपा से, मेरी वाइफ के अनकंडीशनल सपोर्ट से और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप सबके साथ से आज के दिन शराब से दूर हूँ। अच्छा लगता है दोस्तों। अ, जैसे जैसे मैं एक एक दिन सोब्राइटी में आगे बढ़ता हूँ ना, तो इस चीज का, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि इस चीज का मुझे विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि मैं अपनी ही सोब्राइटी को कहीं हल्के में तो नहीं लेने लग गया हूँ। बिग बुक में जो हमारा चैप्टर है ना, एग्नोस्टिक्स, मुझे लगता है मेरे ऊपर इतनी सटीकता से लागू होता है। मुझे हर किसी चीज का प्रमाण चाहिए होता है। वो चाहे ओल्ड टाइमर्स हों, चाहे स्पॉन्सर्स हों, मीटिंग्स में इतने लोग शेयरिंग्स में बोलते हैं। फिर भी मुझे लगता भी है सुन के, हाँ, कि हाँ यार, ये सब बातें सही है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मेरे अंदर का कोई कोना उसको शायद पूरी तरह से स्वीकार नहीं करता। और मैं उस बात को पत्थर की लकीर की तरह तब मानता हूँ जब वो चीज मेरे साथ होती है। अब ये तो कृपा है ईश्वर की। यही एटीट्यूड मेरा उस दिन भी था, जब मैं ए के दरवाजे पर आया था। पहला दिन था मेरा मीटिंग का। ए से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं था, किसी प्रकार की नफरत भी नहीं थी। बस ये था कि ये जगह मेरे लिए नहीं है। मुझे समझ में आ गया है, कहीं ना कहीं कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब शायद ईश्वर ने चुन के रखा था, हम बार बार इसीलिए कहते हैं कि वी आर द चोजन वन। तो मैं दोस्तों उस टाइम की ज्यादा बात नहीं करता कि मैंने शराब पी के क्या किया या मेरी क्या गलतियां थी, मैंने किसको दुख दिया, किसको अपमान किया, क्या खोया, क्या मैं पा सकता था जो मैंने नहीं पाया। वो सब गए यार, मैं पर्सनली ये मानता हूँ, ये मेरी अपनी सोच है। मैंने सोब्राइटी में आने के बाद क्या किया, जब मेरे जैसा एक अल्कोहलिक सोबर हो गया था, अ, या मैं कहूँ सो कॉल्ड सोबर हो गया था, तथाकथित रूप से शराब से दूर, या एक तथाकथित ए मेंबर हो गया था। कई बार मुझे ये लगता है, व्हाट डज इट रियली टेक्स टू बिकम एन ए मेंबर? बस मैं ए की मीटिंग में आ जाता हूँ इसलिए मैं ए मेंबर हो जाता हूँ क्या? मुझे पर्सनली ये लगता है कि जिस क्षण मुझे ये लगता है ना, जो हमारे ट्रेडिशन कहते हैं कि द क्वालिटी ऑफ टू बिकम एन ए मेंबर इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। तो ठीक है। अब वो जो मेरे अंदर डिजायर थी, वो डिजायर उस तरह से नहीं थी जिस तरह से ए उसकी डिमांड करता है। मैं तो ए पे भी, ए के अंदर भी अपनी शर्तों पर आया था कि यार ऐसा हो जाए कि कुछ समय के लिए मैं अभी रोक दूंगा, फिर उसके बाद में देखी जाएगी। तो ये यहाँ पर आके एक बात तो है, वो मीटिंग में मैं जाता हूँ तो पीने का ख्याल तो नहीं आ रहा है। 90 दिन रिहैब में, वहां तो रिहैब में था, उसके बाद में भी वो मीटिंग में जा रहा हूँ इसलिए ख्याल नहीं आ रहा है। तो ठीक है, मान लेते हैं यार कि ये ए वालों के कारण से शराब का कोई ख्याल नहीं आ रहा है। ठीक है, मानने में क्या बुराई है, काम तो हो रहा है अपना। लेकिन कभी कभी अपन अपने रास्ते पे वापस लगेंगे। मेरी जो सोच है वो सही साबित होगी और मैं इन सबकी सोच को गलत साबित करके बताऊंगा। बस यहीं से दोस्तों, मैं आज अगर देखता हूँ, मुझे अभी सोब्राइटी में तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। मैं आज अगर अपनी सोच को आज की सोच के हिसाब से देखता हूँ ना, तो मुझे समझ में आता है कि वास्तव में मेरी बीमारी क्या थी। उस समय पे मेरी बीमारी का क्या स्वरूप था और आज की तारीख में मेरी बीमारी का क्या स्वरूप है। इस बात का वास्तव में अर्थ क्या है कि मेरी बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। मेरी बीमारी प्रोग्रेसिव नेचर की है, ये एक बढ़ती हुई बीमारी है। मैं इसका पहले सिर्फ एक ही मतलब निकालता था कि हाँ, मैंने 26 साल की उम्र में शराब पी थी। मैं हजारों सैकड़ों बार मीटिंग में ही बोल चुका हूँ। 26 साल का था तब पहली बार शराब पी थी। आधी बियर से शुरू की थी, फिर वो बाद में 4 5 पैक तक आ गई थी, एंड सो ऑन। उससे मैं ये मान बैठता हूँ कि हाँ, ये प्रोग्रेसिव नेचर था उसका। आधी बियर से शुरू हुई थी, 5 पैक 6 पैक, और एक्यूट अल्कोहलिज्म के आखिरी में दिन भर में 12 पैक तक आ गई थी। मतलब ये बढ़ती हुई बीमारी है। तो अगर ये बढ़ती हुई बीमारी है तो क्या फिर मेरी बीमारी अब खत्म हो गई है? क्योंकि मैंने तो वहाँ पिछले कई महीनों से शराब नहीं पी है। यही चीज एक मुझे ऐसी लगती है ना, कि ये मेरे जैसे अल्कोहलिक को सबसे ज्यादा मुगालते में डालती है। और मैं ईश्वर की कृपा मानता हूँ इस चीज को, कि कौन सा वो क्षण था जब मेरे अंदर ये सद्बुद्धि ईश्वर ने दी कि स्टेप पर कर भाई, स्पॉन्सर ले और अपने आप को समझने की कोशिश कर। अगर तू अपने आप को समझेगा तो बीमारी को भी अपने आप समझने लगेगा। बीमारी को अगर मैं समझने की कोशिश करता हूँ ना, तो मैं उसको अपने आप से कोरिलेट नहीं कर पाता हूँ यार। मैं जब अपने अंदर को समझता हूँ कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, तब मेरा स्पॉन्सर मेरी एक एक खामी पे टिक लगाता है। बोलता है ये तेरे अंदर ये डिसीज है ना, मेरे अंदर भी है, टिक 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 टिक।
तू अल्कोहलिक, मैं भी अल्कोहलिक, इतनी सारी हमारी बुराइयां जो है वो मैच कर रही हैं, और क्योंकि मुझे भी ये अल्कोहलिज्म की बीमारी है, इसलिए तू मान ले कि तुझे भी ये बीमारी है। दैट्स हाउ आई आइडेंटिफाई कि मुझे ये बीमारी है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, मैं ही मानता हूँ मेरे लिए, कि ये पहचानना है कि हाँ, मैं वास्तव में बीमार हूँ। और बहुत जल्दी मैं कई बार ये सोचता हूँ, ये बोलता भी हूँ कि अल्कोहलिज्म इज द ओनली डिसीज जो बीमार को ये बताती है कि तू एकदम ठीक है। बाकी सब बीमारियों में कहीं ना कहीं वो सिम्टम आते हैं, लेकिन अल्कोहलिज्म में थोड़े से दिन होते हैं और ये मुझे लगने लगता है कि मैं अब ठीक हो गया हूँ, अब मैं एक दो पैक पी सकता हूँ। या फिर अगर पीने का दूर दूर तो कोई ख्याल नहीं भी है, मुझे पीने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी ये लगता है कि चीजों को मैं अपने हिसाब से हैंडल कर सकता हूँ। अभी एक भाई, मेरे ख्याल से राकेश जी शायद, ये बोल रहे थे कि अल्कोहल मेरी समस्या नहीं थी, मेरी समस्या कुछ और है। मैं पर्सनली इस बात को बड़े मजबूत तरीके से मानता हूँ। मैं एक बीमार इंसान हूँ, जिसकी बीमारी का नाम है शराबियत। इत्तेफाक से ऐसा है कि उसमें इस बीमारी के नाम में शराबियत इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं ए में इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा शराब पी थी, और वो शराब से दूर होने के बहाने से मैं ए में आया, इसलिए उसका नाम हो गया शराबियत। मुझे लगता है कि उसका नाम अगर कुछ और रख दिया जाता ना, तो मेरे जैसे सीमित बुद्धि के इंसान को अपनी बीमारी को समझने में और आसानी हो जाती। कि मैं यहाँ पे क्यों आया था। मैं यहाँ पे सिर्फ शराब से दूर रहने के लिए आया था, लेकिन उसके बाद में मुझे धीरे धीरे ये पता चला कि मेरे अंदर तो और भी कई सारी समस्याएं हैं। तो तब मुझे ये समझ में आता है कि दरअसल मैं एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा था, और आज भी हूँ। एक बाहर की जो दुनिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिस दुनिया में शराब को एक बुराई माना गया। जैसे जैसे टाइम में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे थोड़ी बहुत शराब पीना, कभी कभार पी लेना, ये अब ठीक चल रहा है। एक जमाना था जब औरतों का तो शराब पीना घोर पाप माना जाता था। कोई औरत अगर शराब पी रही है तो इसका मतलब तो वो उसको लिटरली बैड बैड कैरेक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, टाइम में चेंज आ रहा है। तो अभी भी जो लिमिट में पी रहा है, या फिर बहक भी रहा है, कभी कभी ही बहक रहा है, ज्यादा नहीं, अगले दिन अपना काम वगैरह ठीक कर रहा है, तो उसका शराब पीना बुराई के नाम से हटता जा रहा है। लेकिन मैं बहुत ज्यादा शराब पीता था, इसलिए मेरे ऊपर शराबी का टैग लग गया, और वो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज भर गई कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ अल्कोहल है। माई पॉइंट इज दैट दोस्तों, जो मैं बोलना चाहता हूँ ना, कि मैं बचपन से बड़ा ही इस तरह से हुआ हूँ कि मुझे मेरे हर एक्शन के लिए कोई ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए। छोटा था तो मैं अगर घर में मस्ती नहीं कर रहा हूँ, तोड़ फोड़ नहीं कर रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो मैं एक सपूत हूँ। अगर ऐसा मैं नहीं हूँ तो मैं कपूत हूँ, नालायक हूँ। नहीं पढ़ोगे तो फिर तुम दुनिया की भीड़ में बिल्कुल कचरा बन के रह जाओगे। मैं अगर मेरी शादी होती है, पत्नी को अगर मैं आगे रह रहे के अगर मैं उसको तोहफे लाके दे देता हूँ, तो आई एम अ गुड हस्बैंड। तो फिर ये कहलाया जाएगा कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ये कहा जाएगा कि इसको इससे कोई खास मतलब नहीं है। मैं पला बड़ा ही इस तरह से हूँ यार। तो फिर मेरी भी गलती कहाँ है ना, कि अगर मैं वो टैग अपने सर पे से हटाना चाहता हूँ। पर वो यहाँ आके तो ये हुआ कि मुझे नाम के आगे ही विवेक एक अल्कोहलिक यूज करना पड़ता है। तो कभी कभी इस बात का भी सुकून मिलता है कि बाहर तो कम से कम ऐसा नहीं बोलना पड़ता। और ये ए में कम से कम इस चीज का तो एक मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ की बातें बाहर नहीं जाएंगी। या बाहर मुझे पान की दुकान पे कोई ए मेंबर मिल जाएगा तो वो ऐसे आवाज नहीं लगाएगा, हाय विवेक अल्कोहलिक। तो कम से कम चार लोगों के बीच, क्योंकि ये मेरा भ्रम था ना, कि और किसी को नहीं मालूम है। ये समझने में वास्तव में मुझे मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे टाइम लगा। मुझे अपने आप को बहुत ज्यादा मोल्ड करना पड़ा। ये बात मेरे लिए बोलना बहुत आसान है कि सिर्फ शराब मेरी समस्या नहीं थी, मेरी समस्या कुछ और थी। ये तो मैं पहले दिन से सुनता आ रहा हूँ, लेकिन उसको मेरे रिस्पेक्ट में मान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। और मुझे लगता है कि जब मैं इस चीज को मान लेता हूँ ना, तो डिसीज को समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं अपने अनुभव की बात करूँ ना, तो मुझे जो प्रॉब्लम आती थी वो ये थी कि ठीक है, आपने बोला कि आप में ढेर सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं जैसे ही अपने सपोज मान लीजिए मैंने 1 2 3 4 5 अपने 5 कैरेक्टर डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, मैं उन पे काम करने लगा, उसके बारे में मीटिंग्स में कुछ बातें सुनी, कुछ बातें मैंने बोली, स्पॉन्सर से आइडियाज एक्सचेंज हुए। उसके बाद में ना मुझे अचानक से ये लगने लग जाता है कि ये 5 कैरेक्टर डिफेक्ट अब मेरे डिलीट हो गए।
परमानेंटली। अब ये कभी वापस मेरे अंदर नहीं आएंगे। और मैं देखता था कि बड़े ही चमत्कारी ढंग से, अभी नीरज भाई चमत्कार की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में वो चमत्कार चल रहा था कि बड़े चमत्कारी ढंग से वो 4-5 कैरेक्टर डिफेक्ट गायब तो नहीं होते थे, कम जरूर होते थे, लेकिन एक छठा और सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट, जिसका नाम है ईगो, वो मेरा असर चढ़ के बोलने लगता था। मतलब ये ऐसी बात हो गई कि मैं 4 को दबा रहा हूँ तो वो 5वां जो है वो पॉपअप हो रहा है। तो मुझे कई बार लगता था यार, मेरे स्पॉन्सर मुझे बोलते हैं कि अब तुम्हारे अंदर ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये तो एक नेवर एंडिंग टास्क हो जाएगा। ये जो शब्द था ना, नेवर एंडिंग टास्क, इसी के लिए मुझे बार बार ये समझाया गया कि ये एक नेवर एंडिंग टास्क ही है। और अगर तुम इसको टास्क मान के करोगे तो ये तुम हमेशा इसको पूरा करने में ही लगे रहोगे। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसीज, कि तुमको जल्दी है हर काम को खत्म करने की। तुम हर चीज को टारगेट ओरिएंटेड लेते हो। जैसे तुमने लाइफ में आज तक किया है, पढ़ाई की, उसको करके खत्म किया। पैसा है, इस महीने मुझे इतना कमाना है, वो करके खत्म किया। शादी है तो एक औरत से शादी की, उसको लाए घर, बच्चे पैदा किए, उसके बाद में घूम रहे हैं फक्कड़ होके मत। ये जो तुम्हारी आदत है कि तुम हर चीज से ऊब बहुत जल्दी जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये टास्क है, इसको मुझे इसको फटाफट से खत्म करना है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि बीमारी तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से रिलेटेड है ही नहीं। ये अब तुम इस बात को मानने लगे हो। ये अल्कोहल उसका बहुत छोटा सा हिस्सा था, और बाकी उसके हिस्से बहुत सारे बड़े हैं। तो जब वो बीमारी सिर्फ अल्कोहल से ही बहुत मामूली से रिलेटेड है, 5 या 10% ही रिलेटेड है, तो फिर उसका जो प्रोग्रेशन है, वो बीमारी का जो बढ़ते रहने की जो प्रवृत्ति है, वो भी तो बढ़ती रहेगी। शराब से अगर तुम दूर हो भी गए, और अगर तुम ये मानते हो कि अल्कोहल मेरी प्रॉब्लम का 10% हिस्सा था, तो बाकी 90% का क्या होगा भाई? वो तो मेरी सोब्राइटी में एक एक दिन, जैसे जैसे मैं ज्यादा सोबर होता जा रहा हूँ, मेरे वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स के साथ में मेरी वो बीमारी भी बढ़ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि मैं अगर ईमानदारी से 12 स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ, उनको ईमानदारी से अगर मैं उनको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं ये टाइमली समय रहते मैं इस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि मेरी बीमारी किस तरह से बढ़ रही है। ये इसके पहले कि मेरे काबू के बाहर हो जाए और मैं फिर से वो पहले वाला विवेक बन जाऊं। शराब भले ही मेरे हाथ में ना आए, लेकिन 2 से तीसरा मिनट नहीं लगता मुझे वो पहले वाला विवेक बनने में। मैं एक इंसिडेंस अभी शेयर करता हूँ दोस्तों। मेरी वाइफ की अभी एक सर्जरी हुई। इट वाज अ मेजर एब्डोमिनल सर्जरी। मैं वाइफ के साथ हॉस्पिटल में था, और पूरे टाइम मुझे वहां रहना जरूरी था मेरे लिए। इस बीच ये हुआ कि मेरे घर पे एक सरकारी विभाग से एक लेटर आया। वो मेरी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। उस लेटर में मेरी उस प्रॉपर्टी के जब्ती के संबंध में कुछ आदेश आ गया। वो आदेश ऐसा था कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। उस उसके साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ ऐसा कुछ होता, ऐसा कहीं दूर दूर तक कोई सवाल ही नहीं था। अचानक से ये क्यों हो गया? लेकिन क्योंकि मुझे ये लगता है कुछ भी हो जाता है यार आजकल, किसी को भी नोटिस आ जाता है, कहीं किसी ने कोई मेरे साथ फ्रॉड किया हो या ये किया हो। तो मेरी डॉटर ने मुझे बताया, मैं हॉस्पिटल में था, कि कोई लेटर आया है। मेरी डॉटर को मैंने बोला कि मुझे प्लीज इसको स्कैन करके भेज दो। उन्होंने मेरे को भेजा। मैं क्योंकि हॉस्पिटल से निकल नहीं सकता था, मैंने तुरंत वो लेटर जो है उसकी कॉपी वकील को भेजी। उसने बोला मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ये बात होगी दोपहर को तकरीबन 12:30-1 बजे की। और दोस्तों शाम को मेरे ख्याल से 6:30-7 बजे तक की बात है, वकील का मुझे फोन आ गया था कि एवरीथिंग इज ओके, वो लेटर जो है वो गलती से आपको दे दिया गया है, उनके रिकॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम थी। वो लेटर आपको नहीं आना था, तो उन्होंने खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि ये आप इस लेटर को भूल जाइए। ओके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जब वो लेटर मेरे हाथ में आया था, और शाम को जब वकील का फोन आया, इस बीच के 6 से 7 घंटे के बीच में मैंने कम से कम 6 बार प्रेयर की होगी, हमारी आत्म शांति की प्रार्थना, कि हे ईश्वर, मैं इस समय अस्पताल से हिल नहीं सकता हूँ, मेरे बस में जो बेस्ट है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी जो भी हो वो आपकी इच्छा। वास्तव में सच्चाई से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये प्रार्थना की। और मैं पूरी कोशिश ये कर रहा था कि मैं किसी भी तरह से घबराऊं नहीं, मेरी पत्नी को अच्छे से अच्छा साथ दूं, उनके ऊपर अपने टेंशन को एक्सप्रेस नहीं होने दूं। ओके।
शाम को जब वकील ने मुझे ये बताया ना, उसके बाद में मैंने अपने आप में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। तुरंत मेरे दिमाग में ये भाव आने लगा कि एक बार ये अस्पताल का काम निपट जाए, उसके बाद में मैं ये जितने भी सरकारी अधिकारी थे, जिनकी गड़बड़ी से मेरे पास में ये गलत चिट्ठी आ गई है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं? मैं बेचारा ईमानदार आदमी, बड़ी मुश्किल से तो घिस-घिस के ईमानदार हुआ हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके। अब भले कितना भी ईमानदार हुआ हूँ, मेरे लिए तो ये थोड़ी बहुत ईमानदारी भी बहुत बड़ी बात है, मेरे जैसे आदमी के लिए। तो मैं इतना एहसान कर रहा हूँ पूरी दुनिया पे, इतनी ईमानदारी से चल रहा हूँ, फिर भी इन सालों ने मुझे ये नोटिस भेज दिया और मैं अभी अकेला हूँ घर पे। मेरी बच्ची की जो है वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरी वाइफ़ जो है वो अस्पताल में पलंग पे है। मुझे दिन भर इन्होंने टेंशन में डाल दिया, छोड़ूँगा तो नहीं। बस मुझे इंतज़ार है कब मेरी वाइफ़ का डिस्चार्ज हो और मैं नहीं छोड़ूँगा। एक कुछ अब इसको चमत्कार बोल लीजिए या कुछ भी, बस ये सोच मुश्किल से मेरे दिमाग में डेढ़ 2 मिनट चली होगी और इत्तेफ़ाक से किसी एए मेंबर का फ़ोन आया। उस एए मेंबर को कोई अन्य तरह की लिटरेचर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कॉल मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट चला होगा और तुरंत उसके बाद में मेरे अंदर ये भाव आया कि यार विवेक, ये तू क्या कर रहा था? दिन भर जब तुझे नहीं पता था कि इस प्रॉब्लम का नतीजा क्या होगा, जब तक तू प्रे कर रहा था और जैसे ही वो प्रॉब्लम सफलतापूर्वक खत्म हो गई, तू एकदम सेफली लौट आया, तो अब तू अपनी वाली पे आ गया। अब तू फिर से वही पुराना विवेक बन गया। मतलब दिन भर से मैं ये कह रहा था कि गॉड आपकी जो इच्छा हो। मैं गॉड्स विल पे चलना चाहता था कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपकी जो इच्छा। लेकिन शाम को जब मुझे ये पता चला, उसके बाद में वो गॉड्स विल कहाँ चली गई? मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि ये मेरी सेल्फ विल है कि मैं उन अधिकारियों से बदला लूँगा। जबकि गॉड्स विल तो क्लियर कट मुझे समझ में आती है कि गॉड्स विल तो ये होना चाहिए कि उन्होंने ये हरकत जानबूझ के नहीं की। उनके साथ कुछ कागज़ी, कुछ क्लेरिकल एरर हुआ, उसकी वजह से वो लेटर मेरे पास आया। तो मुझे उनको माफ़ करना चाहिए। अगर ऐसी गलती मेरे साथ होती तो क्या मैं किसी से माफ़ी की उम्मीद नहीं करता? तो इसका मतलब सीधे-सीधे गॉड्स विल ये है कि मैं उनके प्रति मन में कोई ऐसी भावना ना रखूँ। लेकिन हाँ, वो चीज़ मेरे दिमाग में आई ज़रूर थी। एंड आई एम नॉट श्योर वो चीज़ मेरे दिमाग में कितनी देर चलती अगर उस एए मेंबर का फ़ोन नहीं आता। उसका फ़ोन आना था, बात भी उसने किसी और ही टॉपिक पे की, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ कौंध गई। देयर आई अंडरस्टैंड, देयर आई आइडेंटिफाई कि यार मेरी जो बीमारी है ना, शराब से तो मैं दूर हूँ। ईश्वर की ये एक कृपा है कि पिछले 3 साढ़े 3 साल में कठिन से कठिन समय भी आया, लेकिन शराब का कभी ख्याल नहीं आया। बट दैट डज़न्ट मीन कि मैं अपनी बीमारी से दूर हो गया हूँ। जैसे-जैसे मैं सोब्राइटी में एक-एक दिन आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी बीमारी निश्चित तौर पे बढ़ रही है। मेरी बीमारी का वो बचा हुआ 90% हिस्सा, अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि शराब सिर्फ़ 10% हिस्सा है, तो वो हिस्सा बढ़ रहा है और ख़ास तौर से अगर मैं 12 स्टेप्स को ईमानदारी से फ़ॉलो नहीं करता हूँ, तो फिर ये बात उस तरह की हो जाएगी कि जैसे वो किसी मूवी में डायलॉग था कि रेल की पटरी 1 इंच अगर टेढ़ी होती है, तो आगे जाके वो मीलों की दूरी बन जाती है। मुझे खुद को ही एक काफ़ी अरसे बाद में, कई सालों बाद में, अगर मैं ईश्वर की कृपा से सोबर रहा, तो ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरह का एए मेंबर बन गया हूँ। सोब्राइटी में तो हूँ, लेकिन मेरा क्या कैरेक्टर बन गया है। पहले से कुछ अलग इंसान ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन शायद अब पहले से और ज़्यादा खतरनाक हो गया हूँ। क्योंकि एक समय था जब मैं पीता था, जब मैं घबराया हुआ था, जब मैं एए के दरवाज़े पे खड़ा था, तो तब कम से कम मेरे दिमाग में ये तो था कि हाँ, मेरी कुछ गलतियाँ हैं। हाँ, मुझ में कुछ बुराइयाँ हैं। हाँ, मुझे कुछ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही वो शराब मेरे अंदर से दूर हुई और मैंने अहम ब्रह्मास्मि वाला फंडा अपना लिया, तो अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि और कोई मुझे ठीक भी कर सकता है। तो जब मुझे यही नहीं लगता मेरी कोई गलती है, तो फिर मुझे कोई ठीक करेगा, ये कहाँ से आएगा? मैंने जो अभी एग्ज़ाम्पल दिया, मैंने वो एक सिंपल सा उस चीज़ को जो मैंने अपने अंदर आइडेंटिफ़ाई किया कि मैं अंडर कॉन्फिडेंस में हूँ या फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस में हूँ। इन बोथ द केसेस मुझे ये क्लियर कट उस एग्ज़ाम्पल से समझ में आया कि कहीं न कहीं मेरे सरेंडर में कमी है। तीसरे कदम की बात कर रहे थे अभी भाई। ईश्वर के प्रति जो मेरा समर्पण है ना, वो अनकंडीशनल अभी भी नहीं है। पूरी तरह से समर्पण तो शायद मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूँ, तो कभी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी ये ऐसा क्यों हो जाता है कि अगर मैं अंडर कॉन्फिडेंट होता हूँ, तब भी मैं ईश्वर को सिर्फ़ तब जाके याद करता हूँ, जब पूरी तरह से बर्बाद हो जाता हूँ।
और ओवर कॉन्फिडेंस में तो ईश्वर को याद करने का सवाल ही नहीं उठता। मेरी सोच ही अलग बन जाती है। इसी से मिलती-जुलती ना एक बात मुझे और बहुत ठीक लगती है कि 12 बाय 12 में भी ये लिखा हुआ है कि पेन इज़ द टच स्टोन ऑफ आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। रॉक बॉटम की बात होती है। ये यहाँ पे भी है ना मेरे क्यों अब वो चीज़ शराब के लिए थी। शराब ने मुझे कितना पेन दिया, कितनी बर्बादी दी, तो मैं कहीं न कहीं ए में आया। किसी को पैसे वगैरह की बर्बादी दी, किसी को रिश्तों की बर्बादी दी। मुझे शराब ने साइकोलॉजिकली मेरे ईगो को बर्बादी दी। उस दिन से मैंने ये ठाना था कि नहीं, मुझे अब इससे दूर होना है। हकीकत में आज भी मैं ईश्वर को सही मायने में तभी याद कर पाता हूँ जब मेरा रॉक बॉटम आ जाता है। मतलब कोई-सी भी समस्या ऐसे आ जाती है ना जब मुझे लगता है अब ये समस्या मुझसे नहीं सँभलेगी। तभी मैं ईश्वर के लिए मेरे अंदर से वो सही मायनों में प्रार्थना निकलती है। मैं सिर्फ़ प्योरली एंड प्योरली अपनी बात कर रहा हूँ। यूँ तो प्रेयर के लिए मुझे कहा जाता है दिन में इतनी बार किया करो, उतनी बार किया करो। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि मैं दिन में चाहे 1 बार करूँ, चाहे 50 बार करूँ, अगर मैं मन से कर रहा हूँ तो मैं अपने ईश्वर से कनेक्टेड हूँ। हरदम ये ज़रूरी नहीं है कि मैं वो प्रेयर वाले शब्द बुदबुदाता ही रहूँ, बोलता ही रहूँ या फिर आँखें बंद करके ईश्वर की मूर्ति के सामने खड़ा ही रहूँ। ये एक ईश्वर से मेरे कनेक्शन की बात है। हम जो 11th स्टेप में बात करते हैं। मेडिटेशन कहीं पे भी हो सकता है, मेडिटेशन 5 या 10 सेकंड का भी हो सकता है। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई आसन लगा के बैठूँ, ध्यान करूँ, माला जपूँ। मेरे अंदर वो रॉक बॉटम को जो फ़ॉलो करने की बात है ना, वो चीज़ अपने अंदर से नहीं नहीं जाती है। कहीं न कहीं इसमें वो प्रोक्रास्टिनेशन वाली चीज़ भी आती है। तो इसको भी मैं एक तरह से मेरी बीमारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानता हूँ कि यार ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें पे ये चीज़ें मेरे अंदर कब ठीक होंगी? और ये चीज़ें ठीक होने में इतना टाइम ले रही हैं, इसका मतलब शायद इन चीज़ों को मैंने ठीक से आइडेंटिफ़ाई किया नहीं है अभी तक। क्योंकि अब तक जैसे-तैसे काम चल रहा है मेरा, धक्का मार के चल रहा है एंड द बिगेस्ट थिंग इज़ कि शराब हाथ में नहीं आ रही है। Give me क्योंकि मैंने हर चीज़ के I लिए पैरामीटर एक ही चीज़ को माना हुआ है कि शराब। ए में मैं आता हूँ तो मैं ये कहलाने में मुझे अच्छा लगता है, हाँ, मैं द 2 साल सोबर था, अब मैं 3 साल सोबर हूँ। ईश्वर की कृपा रही तो आगे मैं 5 साल सोबर हो जाऊँगा। मैं इस भागदौड़ में यार है ना यही भूल जाता हूँ कि मैं 6 महीने सोबर हूँ या 6 साल या ईश्वर ने कृपा की 10 साल जो भी होंगे, मैंने मेरी बीमारी पे कितना ध्यान दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा यार कि मैं एक जीता जागता शराब से दूर एक राक्षस की तरह हो जाऊँगा, जिसको खुद ये लगता है कि मैं खुदा हूँ, लेकिन अगर हकीकत में पूछा जाए उसके दोस्तों से, उसके परिवार वालों से, तो वो ये कहें कि यार इस आदमी को झेलना और मुश्किल हो गया है। पहले तो फिर भी ये पी के एक जगह पड़ा रहता था, अब तो बाप रे! इसके पास 5 मिनट बैठना भी मुश्किल हो गया है। और वहाँ भी सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि मुझे ये समझ में नहीं आएगा ये लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मुझे मेरी बीमारी पहचान में ही नहीं आ रही है। वो पहचान में आ पाएगी तब तो मैं उस पे काम करूँगा। तो वो पहचान में आएगी कब? अगेन वही बात आ जाती है कि जब मैं ये मानूँगा कि मेरी समझ खत्म हो चुकी है बॉस, मैं शायद बड़े से बड़े ज्ञानी को ज्ञान दे दूँ, लेकिन मुझे अपने बारे में मैं नहीं समझ पाता हूँ। एक बार एक ओल्ड टाइमर ने मुझसे बहुत अच्छी बात बोली थी। मुझे सोब्राइटी में 2 साल हुए थे, तो उनका विश करने के लिए मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने मुझसे ऐसे ही बोला कि मैं आपसे बहुत सीखता हूँ। तो मैंने भी ये माना कि ठीक है, मेरा ग्रैटिट्यूड है, ऐसे ही उन्होंने मेरा मन रखने के लिए बोला। तो उन्होंने मुझे तब बोला था, ये बात मुझे पहली बार तब मानने में आई कि यार एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं भले ही से 20 साल सोबर हूँ, लेकिन आज भी मैं अपने स्पॉन्सर से कनेक्शन में क्यों रहता हूँ? क्योंकि मुझे मेरे बारे में मेरे खुद के भी स्पॉन्सी हैं। बताया उन्होंने कि मेरे खुद के भी स्पॉन्सी हैं। वो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करते हैं और मैं उनको पहले से बता देता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, इसका ऐसे-ऐसे इलाज होगा, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को उतने अच्छे से नहीं समझ पाता हूँ। क्योंकि ये मेरी बीमारी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि मैं अपने चरित्र को आज भी अनबायस्ड तरीके से, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी छल-कपट के, स्वार्थ के, किसी बड़ाई की उम्मीद के, निस्वार्थ भाव से मैं अपने आप को नहीं देख पाता। कहीं न कहीं जब अपने आप को तोलने बैठता हूँ ना, तो मुझसे कुछ न कुछ बेईमानी हो ही जाती है। क्या करूँ यार ये मेरा चरित्र ही ऐसा है। अल्कोहलिक हूँ, तो कहीं न कहीं अपनी साइड ले ही बैठता हूँ। मैं देखता हूँ अपने आप में।
कि अगर मैं थोड़ा-सा कुछ अचीव करता हूँ, तो मेरे अंदर अपनी ही पीठ थपथपाने की एक टेंडेंसी आती है, कि हाँ, मैंने इतना कुछ किया है, मैं बाकी लोगों से ऊपर हो गया हूँ। ये मुझे ये बताता है कि आप खुश हो सकते हैं, अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे अपने आप को किसी दूसरे से ऊपर नहीं समझ सकते। मैं वास्तव में मुझे कई बार ये लगता है यार क्या फेलोशिप है हमारी, कि यहाँ पे 30 साल सोबर आदमी मुझसे ये कहता है कि हम दोनों में से पहले कौन उठा था, तो आज के दिन वो ज़्यादा सोबर है। 12 स्टेप किसने अच्छे से किए हैं, इसका कोई पैरामीटर कितने साल की सोब्राइटी है, इससे हो ये आवश्यक नहीं है। तो ये बातों को जब मैं सीख पाता हूँ ना, ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जब मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था, एक बार एक ओल्ड टाइमर ने ये बात बोल दी थी। मैं अपने चरित्र की खासियत बता रहा हूँ कि मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो गई थी कि चलो यार ये जो 20-25 साल वाला ओल्ड टाइमर है ना, इसकी बराबरी करने के लिए 25 साल नहीं लगाने पड़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि अच्छा स्टेप पर 2 साल में भी किया जा सकता है अगर तुम ईमानदारी से करते हो तो। और उन्होंने ऐसे ही मुझे बोल दिया था कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और अगर तुम इसी तरह से करते रहोगे तो तुम्हारी हर एक साल में तुमको जो अनुभव है वो 2 साल बढ़ेगा। वहाँ पर ये इस चीज़ का तत्व समझने के बजाय कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, मैंने उस चीज़ को इस तरह से लिया कि इन्होंने शायद मान लिया है कि विवेक ये बहुत होशियार है, उसके अंदर गज़ब का टैलेंट है, वो बाकी सारे ए मेंबर से बहुत ऊपर है। ये चीज़ ना मेरे अंदर बहुत जल्दी आ जाती है, आई एम डिफरेंट। जैसे-जैसे समय बीतता है, ये जो घमंड है ना, वो घमंड नहीं रहता है, लेकिन हाँ, इस चीज़ की खुशी, एक इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहता है कि मैं बाकी लोगों से बहुत ऊपर हूँ। मैं सिर्फ़ अपनी बीमारी के लिए ये मान सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मेरे किसी कॉलोनी में रहने वाले 2 लोगों को, एक है मिस्टर ए, मिस्टर बी, दोनों को कैंसर हो गया, दोनों सिगरेट पीते थे, दोनों शराब पीते थे, दोनों की एज करीब-करीब सेम है और दोनों को एक दिन खून की उल्टी हुई। दोनों जब डॉक्टर के पास गए, तो मिस्टर ए को डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर लास्ट स्टेज पे है और मिस्टर बी को कहा कि आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है। तो मिस्टर बी ऑपरेशन होने के बाद में ज़िंदा बच सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, लेकिन मिस्टर ए के बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं उसमें का शराबी हूँ कि मैं घर आके भी ना अपनी बड़ाई करूँगा। देखा, मैंने अच्छी क्वालिटी की सिगरेट पी होगी, मैंने अच्छी क्वालिटी की शराब पी होगी, कि मेरा तो कैंसर सिर्फ़ प्राइमरी स्टेज का था, उसने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा, देखो उसका आखिरी स्टेज का है। जबकि मैंने भी किसी तरह का कोई प्रिकॉशन नहीं रखा था और उसने भी कोई प्रिकॉशन नहीं रखा। ये सिर्फ़ भाग्य की बात है, ये ईश्वर की इच्छा की बात है कि किसको क्या बीमारी आई। एग्ज़ैक्टली इन द सेम वे मैं रिकवरी में कहाँ पहुँचता हूँ, मेरी क्या सोच है, ये मेरे ऊपर कहीं से कहीं तक निर्भर नहीं है। मैं शराबी हूँ, 1 सेकंड के लिए अगर मेरा ध्यान रिकवरी से हटता है, तो कहीं न कहीं मुझे ये बाद में पता लगने में भी देर नहीं लगती। ये ईश्वर की कृपा है कि अब ये समझ में आ जाता है कि यार मैंने कहाँ पे गड़बड़ी की है और ये गड़बड़ी वहाँ पे निकलती है जहाँ पे आई वाज़ लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यार मैं यहाँ पे इस तरह से बिहेव करूँगा या मेरे मन में ऐसे विचार आएँगे। तो फिर इसका सीधा-सीधा सा एक ही मतलब मेरे ज़हन में निकलता है कि यार या तो मैं अपनी रिकवरी पे काम कर रहा हूँ या मैं अपने रिलैप्स पे। मैं खाली चाह के भी नहीं बैठा हूँ कभी। मैं एक ही मीटिंग में हूँ या नहीं हूँ। मैं स्पॉन्सर से बात करता हूँ या नहीं, मैं स्टेप वर्क को फ़ॉलो करता हूँ या नहीं। मैं या तो अपनी रिकवरी के लिए काम कर रहा हूँ या मैं अपने रिलैप्स के लिए। मैं जब मीटिंग्स में आके ये कहता हूँ कि हाँ भाइयों मुझे आपकी आवश्यकता है, इस चीज़ का ना सही मायने में मीनिंग दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे स्टेप वर्क के बाद में समझ में आया, कि सही मायनों में इस चीज़ का क्या मतलब है कि मुझे किसी ए मेंबर की आवश्यकता है। क्या वो सिर्फ़ इसलिए है कि भगवान ना करे कल को मैं रिलैप्स हो गया, तो ए मीटिंग में रेगुलर जाता रहूँ ताकि वहाँ के कुछ लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन बन जाएँ, ताकि मेरा एक फ़ोन करते ही वो 20 किलोमीटर भी मुझे उठाने आ जाएँ। ये मेरी एक सोच हुआ करती थी। बट नहीं मैं जब अ, कदमों पे काम करता हूँ ना और जब इस तरह की बात आती है कि सिर्फ़ ईश्वर ही मुझे सैनिटी के लिए रिस्टोर कर सकते हैं। तो तब ये बात समझ में आती है, ये ना ये बात मानने में आती है कि क्यों मैं ये मान लूँ कि की मदद से मैं शराब से दूर रह पाऊँगा सक्सेसफुली और एक बेहतर आदमी बन पाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, ये लोग भी एक अच्छे इंसान बन पाए हैं, शराब से दूर हो पाए हैं।
तो मैं भी यार इनकी तरह से हो सकता हूँ। शुरू में एक मेरी ये सोच थी कि सिर्फ ये ही है। अब है ना ये समझ में आता है कि अगर मैं मीटिंग से ज़्यादा दिन दूर रहता हूँ, तो कहीं न कहीं मेरा दिमाग ना अपने आप अहम ब्रह्मास्मि की तरफ मुझे ले जाता है। मुझे पता नहीं चलता। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि मीटिंग से दूर होने में मैं कुछ अपनी होशियारी समझता हूँ या मुझे लगता है मुझे तो सब कुछ आ गया। पर कुछ होता है, मैं शायद अपनी सोब्राइटी को हल्के में लेने लगता हूँ। मेरा ध्यान दूसरी जो बातें हैं उनकी तरफ चला जाता है। सोब्राइटी इज़ माय टॉप प्रायोरिटी, ये वाला फंडा जो है इसमें कुछ कहीं न कहीं झोल-झाल आ जाता है। और अचानक से जब ऐसी कोई चीज़ होती है जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी दिया था, उससे मुझे समझ में आ जाता है कि नहीं यार मेरी बीमारी जो है वहीं के वहीं है, बल्कि जो वो गलती मैंने की है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी, मतलब ये कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। और ये बड़ी है, ये तो मुझे इत्तेफ़ाक से समझ में आ गया। कृपा थी ईश्वर की कि मुझे समझ में आ गया। लेकिन ये मुझे निरंतर समझ में आता रहे। ऐसी गलती मुझसे हो उसके पहले ही मुझे ये समझ में आ जाए, इसके लिए मेरे लिए मीटिंग्स बहुत आवश्यक है। ये मेरा एक व्यक्तिगत सोच है। मुझे पर्सनली ये लगता है, जो चीज़ मेरे लिए लाइफ़ में काम की है, जब तक मैंने स्टेप वर्क नहीं चालू किया था, तब तक मैंने मीटिंग्स को कभी सीरियसली नहीं लिया था। मैंने उनको सिर्फ़ अपनी सोब्राइटी के लिए एक मजबूरी होती है ना कि नहीं यार वो करना ज़रूरी है, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी, उस तरह से लिया था। उसका सही में जो है ना, उसका एक जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसका एक जो आध्यात्मिक तंत्र है, उसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो मुझे तब समझ में आया, जब मैं खुद स्टेप वर्क में आया। मेरे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरे जैसा शराबी क्या-क्या सोच सकता है। लोग यार कितने भी अलग हो सकते हैं। मेरे जो सारे ए मेंबर्स भाई हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, हर एक का एजुकेशन अलग हो सकता है, हर एक की सोच, सबके स्पॉन्सर अलग हैं, लेकिन प्रोग्राम अल्टीमेटली एक है। तो इसीलिए जो किस सिचुएशन में एक शराबी किस तरह से बिहेव करेगा, उसके बिहेवियर में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मुझे देखने को नहीं मिलती। इसीलिए तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं मीटिंग्स में जाता हूँ, जब मैं कुछ शेयरिंग करता हूँ, तो कोई और कहता है, कोई और शेयरिंग करता है, तो मैं कहता हूँ कि यार मुझे बड़ी आइडेंटिफिकेशन मिली। खास तौर से ऑनलाइन मीटिंग्स में तो मैं जानता ही नहीं हूँ उस आदमी को, लेकिन मुझे वो आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है। क्योंकि मेरी बीमारी और मेरे भाइयों की बीमारी एक जैसी है। तो अगर मैं मीटिंग्स में जाके उस चीज़ पे ध्यान दूँगा तो समझ में आएगा कि ये बीमारी कैसे-कैसे स्वरूप दिखाती है। जो आदमी 6 महीने सोबर है उसको ये किस तरह के रूप दिखा सकती है, जो 10 साल सोबर है उसको कैसे दिखा सकती है, मेरे जैसे अर्ली रिकवरी वाले को कैसे रूप दिखा सकती है। तो इससे मुझे समझ में आता है कि यार मैं कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। चीज़ों को और लोगों को चलता है, हो जाता है। आई मीन टेकिंग पीपल एंड सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस फॉर ग्रांटेड, ये एक मेरी शुरू से आदत रही है। पर मैं अगर ट्रू सेंस में ना इस चीज़ को समझ पाता हूँ, तो वो मुझे वास्तव में ये समझ में आ जाएगा कि मैं अगर इन चीज़ों को लापरवाही से टैकल करने की मेरी आदत होती है ना, तो कहीं न कहीं वो वाली बात हो जाएगी कि मैं साँप को जो है, मैं उसको रस्सी समझ के पकड़ रहा हूँ। पहले मुझे ये बताने वाला ही कोई नहीं था, मेरे अंदर ये समझ ही नहीं थी। पर यार अब जब मैं एए में आ गया, तो कम से कम मैं ये चीज़ क्लेम नहीं कर सकता कि मैं अपनी बीमारी के लिए ज़िम्मेदार नहीं। मैं अपनी रिकवरी के लिए ज़िम्मेदार हूँ। और अब जो मेरी ए में आने के बाद में, मेरी लाइफ़ की सोब्राइटी शुरू होने के बाद में जो है ना, अब अगर मेरी बीमारी बढ़ रही है, तो मैं मानता हूँ कि इसके लिए भी मैं ही ज़िम्मेदार हूँ। ए में आने के पहले, जब तक मेरे शरीर के अंदर शराब जा रही थी, जब तक मैं इंसैनिटी की हद पे था, उस टाइम मैं ज़िम्मेदार नहीं था। ये मुझे बहुत अच्छा खासा जो है एक्सक्यूज़ आप लोगों ने दे दिया। लेकिन एक बारी बात समझ में आने के बाद अगर, और ये चीज़ खास तौर से तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब मैं सोबर हूँ। अगर कोई शराबी शराब पी लेता है, तब फिर उस बात के लिए ये चीज़ नहीं आती कि इसने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। अब उसने एक बार शराब पी ली है तो फिर वो सारी बातें वहीं पे खत्म हो जाती है। वो इंसान एक तरह से एए में हम सब भाइयों के सहयोग से फिर से दोबारा शुरुआत करता है। लेकिन मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए अभी जिसको अगर शराब का अगर कोई ख़्याल नहीं है, तो उसकी ये पूरी-पूरी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपनी बढ़ती हुई बीमारी को खुद समझे, देखे कि वो जो शराब के अलावा जो बचा हुआ 90% है ना, वो कैसे धीरे-धीरे बढ़ रहा है। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए बात है कि मैं कुछ भी करूँ, चाहे मैं कितना भी हम्बल
बन जाऊँ, कितनी भी मैं ह्यूमिलिटी का चोगा पहन लूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरी एक-एक दिन बढ़ती हुई सोब्राइटी जो है, वो मेरे अंदर ईगो लाने का भी काम करती है। सोब्राइटी दोस्तों ईश्वर की देन है, लेकिन अगेन वही बात है ना, जैसे मेरा दिमाग है, एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है मेरे शरीर का, लेकिन उसको पॉल्यूट करने का काम मैंने किया। ठीक इसी तरह से सोब्राइटी ईश्वर की देन है, लेकिन वो प्रसाद को, उस गिफ्ट को भी पॉल्यूट करने का काम मैं अनजाने में कर डालता हूँ, क्योंकि मैं इसका ईगो पाल के बैठ जाता हूँ। पहले मुझे लगता था कि ठीक है यार, अगर ईगो भी है तो दूसरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? या मुझे भी इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन दोस्तों इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली अपने ऊपर होते हुए देखा कि अगर मेरे अंदर इसका ईगो आता है, तो डेफ़िनिटली मेरे काम करने का तरीका, मेरी सोच का तरीका इस तरह से बदलता है और मुझे समय रहते पता भी नहीं चलता। ये मैं मैं पहले भी बहुत बार बोलता हूँ ये बात कि ए का मॉड्यूल जो है ना, इतने सालों पहले इतनी सोच समझ के बनाया था कि ए की मीटिंग्स होंगी, कुछ लोग होंगे वो स्पॉन्सर्स होंगे, कुछ लोग उनके स्पॉन्सीज़ होंगे, मीटिंग में कुछ शेयरिंग करेंगे, कोई लोग सुनेंगे, इस तरह का लिटरेचर होगा। अगर मेरा कहीं मन खराब है तो मैं किसी भी ए मेंबर को फ़ोन लगा सकता हूँ। वहाँ पे मुझे कभी हिचकिचाना नहीं पड़ेगा या कोई ये नहीं सोचेगा कि ये किस फालतू आदमी का फ़ोन आ गया। ये सारे जो मॉड्यूल्स इतने सालों पहले बनाए थे ना, ये इन सभी बातों को सोच के बनाए होंगे यार, कि मेरे जैसे आदमी की जो डिसीज़ है वो कभी भी पनप के इतनी तेज़ी से बाहर आती है कि उसको खुद को भी समझ में नहीं आती। तो मैं दोस्तों बस सिर्फ़ इतना ही कहना चाहता हूँ अपने बारे में कि अ, मैं अगर अपनी बीमारी को भी अगर ठीक से समझ पाता हूँ ना, तो उसके बाद में उसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है एक्शन वाला, वो एक्शन वाला पार्ट ना अपने आप मेरे अंदर ईश्वर मुझे उसके लिए मोटिवेट करेंगे। बट अगर मैं गॉड्स विल की बात करता हूँ ना, तो गॉड्स विल डेफिनिटली मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं समझ में आती कि मैं अपनी गलतियों को देख पाऊँ। मुझे पहले लगता था अमेंड्स करने की बात पे कि यार वो अमेंड्स करने से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये होगा कि सब लोगों से रिश्ते वापस से अच्छे बन जाएँगे। वो प्रैक्टिकली उसको देखा यार मैंने करके कि कहीं न कहीं अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो वो गिल्ट है ना उसका हमेशा मेरे अंदर बना रहता है। मैं चाहे ऊपर से कितना भी बब्बर शेर बनूँ, लेकिन उस आदमी का सामना करने में ना हमेशा मुझे ये रहता है यार, ये साला कहीं न कहीं मुझसे तो कुछ बेहतर इंसान है। इसकी जो अच्छाई है ना वो मुझे काटती है। वो मुझे है ना दंश मारती है। तो जब मैं उसके सामने अमेंड्स करता हूँ पूरे अपनी ईमानदारी से ना, तो वो चीज़ फिर मेरे अंदर नहीं आती। कि अमेंड्स करने में जो मुझे तकलीफ होती है, ये जो मेरे दिमाग में आता है कि मैं उससे माफ़ी माँगूँगा तो फिर वो कहीं मेरे सर पे ना चढ़ के बैठे, ये एक मेरी बीमारी का हिस्सा है। छठे 7वें कदम की मैं बात करता हूँ कि हाँ, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की मेरे सारे दोष हर लो, सब मुझसे ले लो, उठा लो। पर ये प्रैक्टिकली करने को कहाँ तैयार होता हूँ यार मैं। मैं चौथे कदम में अपनी किसी चीज़ को एडमिट स्पॉन्सर के सामने तो बहुत आराम से कर लेता हूँ। हाँ, सर मुझ में ये बुराई थी, फलाना थी। बचपन से साला मैं ऐसा हूँ, चड्डी पहनता था, चौथी 5वीं में था, तब से लड़कियों को देखता था। बड़ा हुआ तो फिर वो पहले फ्रॉक वाली को देखता था, फिर सूट वाली को, फिर साड़ी वाली को। सबको मैं तो देखा ही करता था सर, अब मैं सब कुछ छोड़ने वाला हूँ। लेकिन वो चीज़ को अंदर से मैं अभी भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरे अंदर से ही वो चीज़ नहीं आती कि इस चीज़ को पूरी तरह से छोड़ना आवश्यक है। मुझे लगता है कि यार थोड़ा तो कुछ चलता है। क्यों? बिग बुक में ही लिखा है ना कि हम संत नहीं हैं। संत नहीं बनना है यार मुझे। ऐसा बनूँगा तो फिर मैं दुनिया में चल कैसे पाऊँगा? बस यही यही मेरी बीमारी का हिस्सा है। ये जो मेरा जस्टिफाइंग नेचर है ना, मैं खुद इतनी बढ़िया-सी एक थ्योरी बना के अपने आप को अकेले में सुना लेता हूँ कि उससे मुझे इतना सैटिस्फैक्शन आ जाता है, वॉव! जैसे किसी बड़े से बड़े मैथमेटिकल या साइंटिफिक इक्वेशन का कन्फ्यूजन हो और उसमें किसी बड़े साइंटिस्ट ने उसके लिए कोई प्रूफ दे दिया हो किसी थ्योरम के साथ, तो सब लोग वाह-वाह करते हैं और कोई भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाता। इस तरह से ना देने की मेरी आदत है और वो चीज़ अंदर ही अंदर मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन दे देती। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं यहीं पे अगर रोक के आइडेंटिफाई कर पाऊँ ना कि यार ये मेरा फिर से वही नेचर सर उठा रहा है यार, तो मैं वो सोच को उस लेवल तक नहीं लेके जाऊँगा। वो बिग बुक में जो एग्ज़ाम्पल दिया है ना कि हम सोच के कहाँ से कहाँ चले जाते थे। राइट बंधु जो हैं, वो अगर इस तरह की सोच नहीं रखते तो एरोप्लेन कहाँ से बनाते एंड ऑल।
मैं अपने जस्टिफिकेशन के लिए अपनी सोच को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। मैं कभी किसी क्रिएटिव काम के लिए अपनी सोच को वहाँ से वहाँ नहीं लेके चला जाता, बट सिर्फ़ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अब इसमें शराब का कहीं से कहीं तक कोई नाम नहीं। दूर-दूर तक जब ये इस तरह की मैं काल्पनिक बातें कर रहा हूँ ना, तब कोई मेरा साथी भी शराब लेके आ जाए ना, मेरा कोई पुराना दोस्त, तो भी मैं भगा दूँगा उसको, मुझे नहीं पीनी है शराब। लेकिन मुझे वो कल्पना की दुनिया में अपने आप को जस्टिफाई करने की आदत को बरकरार रखना है, और इसीलिए मुझे लगने लग जाता है कि वो आदत बहुत सही है। बस यही मेरी बीमारी है कि मुझे भी पता नहीं चलता, वो चोरी-छुपे मुझसे वो करवाती है जो वो करवाना चाहती है। आज तक तो वो करवाती आई है ना, इसीलिए तो ए में आया हूँ। और अगर आज भी वो कर रहा हूँ, देन आई थिंक दिस इज़ द टाइम टू रीथिंक। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मेरी बात को शांति से सुना। समय भी बहुत हो गया है। थैंक यू अनिल भाई, थैंक यू अजय भाई, थैंक्स एवरीवन।